हाय, गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 24 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड कार्पल्स। ठीक है ना, हम लोगों का ब्लड चल रहा था, रुधिर चल रहा था। रुधिर के अंदर आज हम लोग बात करते हैं रुधिर कणिका यानी कि ब्लड कार्पल्स की। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को रुधिर कणिकाओं के बारे में सब कुछ बता दिया था कि रुधिर कणिकाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आज हम लोग उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। कणिकाएं मतलब कण रूपी संरचनाएं। मोस्टली ये कणिकाएं ऐसी होती है जो रुधिर में कण यानी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, कण या ग्रेन्यूल्स। तो साइंस में कण को क्या बोला जाता है बेटा? ग्रेन्यूल। ठीक है, ये पार्टिकल्स। ओके, अब कहाँ होती है ये आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर, लास्ट टॉपिक के अंदर, सॉरी चैप्टर का नाम ले लिया मैंने, लास्ट टॉपिक यानी कि पिछला वाला जो लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा था प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा में फ्लोटिंग फॉर्म में तैरती हुई होती है बेटा। प्लाज्मा में क्या होती है? तैरती हुई होती है, फ्लोट करती रहती है। ओके, प्लाज्मा में क्या करती रहती है? फ्लोट करती है, यानी कि तैरती रहती है। क्लियर है? अच्छा, प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है? पूरे ब्लड का 55% है ना बेटा। अब रिमेनिंग कितना बचा? 45। तो ये कंप्लीट ब्लड के वॉल्यूम का, पूरे ब्लड का क्या बनाती है? 45% यानी कि 45% भाग बनाती हैं। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा आप लोग डिटेल में जाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वाइट इजी। इट इज क्वाइट इजी, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें कि ये पूरे ब्लड का कितने प्रतिशत भाग है? 45% भाग है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? पूरे ब्लड का 45% भाग तो है, तो ब्लड में जो इनकी परसेंटेज है, यानी ब्लड में ब्लड सेल्स की, ब्लड कार्पल्स की जो परसेंटेज है बेटा, वो क्या कहलाती है? हीमोक्रीट। काफी बार क्वेश्चन आता है कि हीमोक्रीट क्या है। तो रुधिर में रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता है, रुधिर में जो रुधिर कणिकाओं की यानी कि ब्लड में जो ब्लड कार्पल्स का परसेंटेज है, वो क्या कहलाता है? हीमोक्रीट। वो क्या कहलाता है? हीमोक्रीट। ओके, अब ये कितने टाइप की होती है सर? देन लेट मी डू फर्स्ट ना। अगर आप लोग बात करोगे कि सर ये कितने टाइप की होती है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि दीज आर कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप्स। ये 3 भाग में डिवाइड की गई है। ठीक है, पहले आप लोगों के आरबीसीज, बेटा मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूं, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन लेके आती है। डब्ल्यूबीसी के ऊपर मैं डबल स्टार बना रहा हूं, डब्ल्यूबीसी के ऊपर डबल स्टार, चलो डबल नहीं ट्रिपल स्टार दो। ठीक है, 3 स्टार बना दिया हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी के अंदर, क्योंकि ये इसमें काफी ऐसे डिविजन्स आते हैं, इसके विभाजन इतने हैं कि उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स के ऊपर भी एक स्टार बना रहा हूं, क्योंकि हालांकि प्लेटलेट्स जो उसका काम केवल इतना है कि रक्त का थक्का बनाना, ब्लड कोएगुलेट करवाना। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम लोग बात करें तो प्लेटलेट्स जो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कंप्लीट ब्लड सेल्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, देन बात करते हैं सबसे पहला आरबीसी की, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाएं, लाल मतलब कॉमनली है कि इनका कलर कैसा होगा? रेड होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात है कि इनका कलर कैसा होगा? रेड कलर की होती है। इनका कलर कैसा होगा बेटा? रेड कलर की होगी। ओके, देन हम लोग बात करें कि इनको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट्स। ओके, अब एक वर्ड और आता है, सुनिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है ना, निर्माण, ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, इसी चैप्टर के अंदर बताएंगे, इसी टॉपिक में बताएंगे कि ये कहां बनती है और वो ऑर्गन आपकी बॉडी में कहां है। क्लियर है? तो देन अब लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरबीसी, ठीक है, मोस्टली ब्लड की सबसे इंपॉर्टेंट सेल है, सबसे पहली मेजर जो आपका ब्लड है, पूरा ब्लड है। ब्लड के अंदर अगर हम लोग ग्रेन्यूल्स की बात करें ब्लड के, तो लगभग 98 और 99% जो है वो यही होती है। हमारे ब्लड में 98 से 99% संख्या बेटा आरबीसी की होती है। अगर ब्लड ग्रेन्यूल्स की बात करें हम लोग, रुधिर कणिकाओं की बात करें तो ब्लड ग्रेन्यूल्स का, टोटल ब्लड ग्रेन्यूल्स का ऑलमोस्ट 98 to 99% क्या होता है? आप लोगों की आरबीसीज होती हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम का वीडियो है, हिंदी मीडियम का लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश बेटा चलता है। ठीक है, अब बात करें कि ये कैसा है? ये केंद्रक
रहित है। काफी बार केंद्रक रहित को आप लोग क्या बोलते हो, ए न्यूक्लिएटेड। थोड़ा सा इंग्लिश सीखोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। ए मतलब एब्सेंट यानी केंद्रक विहीन कोशिकाएं। ओके, अब सुनना मेरी बात, एक और मजे की बात बताता हूं, एक और मजे की बात बताता हूं, मनुष्य के अंदर ही बात बताता हूं, ठीक है। हालांकि ऊंट की आरबीसी जो ऐसी है उसमें केंद्रक होता है। ओके, बोले सर हमें ऊंटों से क्या करना, हम खुद ही ऊंट है, ठीक है ना, आप ही एक ऊंट से लग रहे हो। ओके, तो ए न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है केंद्रक रहित। मनुष्य की बात करूं तो हमारी आरबीसी इनिशियल फॉर्म में, शुरुआत में, यानी शैशव अवस्था में, जब आप लोग बच्चे होते हो उसमें, या फिर एम्ब्रियोनिक फेज में, जब बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, ठीक है, उस केस में क्या है कि हमारी आरबीसी जो है इट विल बी न्यूक्लिएटेड। उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। ओके, उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। और एक और मजे की बात, आपने कोशिका पढ़ी है, ठीक है, कोशिका के केंद्रक की खोज भी सबसे पहले मछली की और फिर ऊंट की आरबीसी से की गई थी, ठीक है। मछली की आरबीसी से पहले केंद्रक निकाला गया था, तो सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब इनके शेप की बात करें, या तो ये सर्कुलर होती है, राउंड शेप में होगी, या डिस्क नुमा होगी, डिस्क जानते हो प्याली के फॉर्म में होती है, क्लियर है। आइदर इन केस ये उभयावतल बाइकनकेव होती है। आप लोगों ने मिरर पढ़े होंगे फिजिक्स में मिरर पढ़े होंगे आप लोगों ने, बाइकनकेव मिरर वगैरह, ठीक है, ये उभयावतल होती है। ओके, अब इनके डायमीटर की अगर हम लोग बात करें, इनके व्यास की बात करें कि कितनी चौड़ाई में है, कितनी लंबाई में है, तो ऑलमोस्ट ये 7 से 8 माइक्रोमीटर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि माइक्रो का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ मीटर, 1 मीटर का 1000वां भाग, ठीक है, 7 से 8 माइक्रोमीटर। और इनकी मोटाई जो होती है, ठीक है, वो लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। वो क्या होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे। ओके, अब बात है इनका नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है क्वेश्चन। नंबर क्यों, क्योंकि बेटा अच्छा नंबर की बात करें तो ये अडल्ट फेज की बात है, एक व्यस्त और स्वस्थ मनुष्य की बात करेगा। समझ में आया, एक पॉइंट है, आप लोग लिख लो, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर नंबर की बात करता है, संख्या की बात करता है, तो किसी भी सेल्स का नंबर जो है वो केवल अडल्ट फेज में यानी कि व्यस्क अवस्था की ही बात करेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो मेल की अगर हम लोग बात करें तो मेल में बेटा ये 52 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, यानी लगभग 52 लाख। हालांकि इसकी नंबर वेरी करते रहते, 48 से 52 लाख होती है, लगभग 52 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब प्रति घन मीटर। मैंने यहाँ पर पर मिलीमीटर क्यूब है, आपकी बुक में आपको शायद मिलेगा ऐसा प्रति घन मीटर, प्रति घन मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, ठीक है, ओके, पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये होता है इसका नंबर। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है वो नंबर कम होता है। कारण क्या है, काफी बार क्वेश्चन आता है, काफी बार क्वेश्चन आता है, कारण क्या है। फीमेल में लगभग 47 लाख पर मिलीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इन द फीमेल में बेटा एक प्रॉब्लम होती है, जनरली प्यूबर्टी एज में स्टार्ट हो जाता है कि फीमेल के अंदर नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो फीमेल में एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरेट होता है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड आउटसाइड मूव कर रहा है, ठीक है ना। मासिक धर्म के अंदर रक्त का मूवमेंट होता है, रक्त बाहर निकलता है, उस केस में आरबीसी का नंबर क्या है, कम हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है। इसीलिए फीमेल के अंदर जो है वो नंबर ऑफ आरबीसी कम होती है एज कंपेयर टू मेल, एज कंपेयर टू मेल। ओके, अब बात कर रहे हैं आगे कि इसका जीवन काल कितना है, इसका लाइफ पीरियड कितना है। ऑलमोस्ट 120 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने, लगभग 4 महीने। बट इट कैन वेरी 48 टू 120 दिन। काफी बुक में आपको ये मिलेगा 48 से 120 दिन, ठीक है, 48 से 120 दिन। अब आता है इसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है। अब बात करें ओरिजिनेशन कहाँ हो रहा है, तो इसका ओरिजिनेशन नॉर्मली आप लोगों के बोन मैरो में, बोन मैरो का है आपकी बैकबोन है बेटा, बैकबोन के जस्ट नीचे, ठीक है, आपके हार्ट के बैक में, हार्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड पीछे की तरफ, और बैकबोन के अंदर की तरफ आपकी बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा होती है। याद रखिएगा अस्थि मज्जा एक ऐसा प्लेस है जहां पर नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता ही होता है। अच्छा, एक और बात सुनना मेरी बात, अगर ब्लड कैंसर वाले पेशेंट जो है, सुनना मेरी बात, ब्लड कैंसर वाले पेशेंट के अंदर कैंसर की जांच करनी है तो टिश्यू बायोप्सी बेटा बोन मैरो की जाती है। क्लियर है, वो आगे अब जब कैंसर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। क्लियर है ना, ओके। अच्छा, इसका अवशोषण अपघटन, अब आरबीसी ने जन्म तो बोन मैरो में ले लिया, ठीक है, लेकिन जब मरेगी तो कहाँ जाएगी भाई, कंडीशन तो यही है,
हम लोग जन्म घर में ले रहे हैं, हॉस्पिटल में ले रहे हैं, मरे तो हम लोगों को शमशान में ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है वो सुनिएगा। डेड आरबीसी जो है ना उनको अवशोषित करता है आपका लिवर, यकृत और स्प्लीन। स्प्लीन आप लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, इसको प्लीहा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? प्लीहा। क्या बोला जाता है? प्लीहा। ओके, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। यहां तक तो आरबीसी की जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। बोले सर इतना तो आपने जनरल में बताया, तो आगे क्या बताओगे? अभी सुनिएगा, थोड़ा सा आगे और ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट तो जरूरी है, अदरवाइज अपने चैनल को क्या टीआरपी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बात कर रहे हैं आप लोगों से आगे कि आरबीसी में इसके अलावा क्या होता है। आरबीसी में एक रेड कलर का, सुनना मेरी बात, लाल रंग का, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा श्वसन रंजक, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन रंजक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बेटा ये अंकल्स तो रह गए थे काफी दिन से। हीमोग्लोबिन हिंदी में लिख देता हूं, अदरवाइज बच्चों के कमेंट आते हैं सर थोड़ा सा हिंदी बताओ, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ओके, क्लियर है। अभी हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? ये कोलाइडल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोलाइडल मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें प्रोटीन भी और पिगमेंट भी है। इसमें प्रोटीन भी और पिगमेंट भी है। क्या है, किस तरीके से जुड़ा रहता है वो सुनना मेरी बात। नॉर्मली इसमें हीम तो होता है बेटा वर्णक, पिगमेंट, और ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन। अच्छा एक और बात, आप लोगों ने अगर प्रोटीन पढ़ा है तो हीमोग्लोबिन बेटा प्रोटीन की क्वाटरनरी, क्वाटरनरी होती है बेटा संयुक्त प्रोटीन, आप लोग कह सकते हो। तो ये कैसा है? एक संयुक्त प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। हालांकि प्रोटीन की चतुर्थ संरचना जो है, चतुर्थ संरचना देखने को मिलती है इसके अंदर, संयुक्त प्रोटीन है बेटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ओके। अब क्या होता है, सुनना मेरी बात, इसमें कितने 4 फेरस आयन जो है वो हीम ग्रुप से। अब एक ग्लोबिन तो प्रोटीन, अब सुनना मेरी बात, माना ये हीम ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ 4 फेरस आयन जो है वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं, क्लियर है। 4 फेरस आयन जो है, 4 फेरस आयन जो है वो किसके साथ जुड़े रहते हैं? हीम ग्रुप के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, F+2, क्लियर है, क्लियर है। अब इसका काम क्या है? सर आपने बता तो दिया हीमोग्लोबिन होता है, ये है वो है, हीमोग्लोबिन ऐसा करता है। मेन वर्क क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक और ऊतकों तक ले जाने का काम करता है, ठीक है, कोशिकाओं तक और ऊतकों तक ले जाने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो, सुनना मेरी बात, एक और वर्ड आएगा, क्लियर है। हमें पता है कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर का है, क्लियर है, और इसमें 4 फेरस आयंस होते हैं, ठीक है ना, जो हीम पिगमेंट के साथ में जुड़े रहते हैं। कैसी संरचना है? एक संयुक्त प्रोटीन है, संयुक्त मतलब चतुष्टकीय संरचना जिसमें हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं उसकी, तो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप लोगों को डिटेल में आएंगे, दैनिक जीवन में, रसायन में, क्लियर है ना। तो अब हीमोग्लोबिन की नॉर्मली में बात करूं तो ये काम क्या करता है? हम लोगों का लेवल क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर इसके काम से मतलब है कि इसको काम क्या करवाना है हम लोगों को। हीमोग्लोबिन जनरली बेटा अगर मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हमारे ब्लड से, ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को आपके सेल्स तक और टिश्यूज तक ले जाने का काम करता है। यानी आपने जो श्वसन में ऑक्सीजन लिया, फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से हीमोग्लोबिन कैरी करेगा उसको और कहां ले जाएगा? कोशिकाओं तक और टिश्यू तक। तो इसमें क्या है बेटा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो ये HBO एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, आप कंपाउंड बोल सकते हो, यौगिक बनाता है, जिसे आप लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसमें एक और बात, इसमें कौन सा एंजाइम होता है बेटा? कार्बोक्सी एनहाइड्रेज। हीमोग्लोबिन में बेटा कार्बोक्सी
एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब काफी लोग कहते हैं कि सर हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल है, पर मैं उनसे लड़ता रहता हूं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपकी तो आदत है लड़ने की, मानोगे आप नहीं, ठीक है, सुनना मेरी बात। हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मली लाल रंग का होता है, ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये क्या है, बैंगनी रंग का है। क्यों? एक्चुअल में अगर आप हीमोग्लोबिन को देखो तो इसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के कारण इसका रंग, अगर आप लोग हीमोग्लोबिन को अकेले को प्रेसिपिटेट करोगे, हालांकि केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन के आप लोगों के एक्सपेरिमेंट आते हैं, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हो, ठीक है ना, आरपीएम के ऊपर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 to 1000 आरपीएम के ऊपर उसको घुमाते हो तो हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि टेस्ट ट्यूब के पैंदे में बैठ जाता है। अब वो पैंदे में बैठता है तो बैंगनी रंग का दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब सर रेड क्यों है? ऑक्सीजन के मिलने के कारण हीमोग्लोबिन का कलर रेड हो जाता है, इसलिए आपका खून जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी मात्रा क्या है। तो एक स्वस्थ मनुष्य की बात करूं, स्वस्थ मनुष्य की बात करूं तो नॉर्मली क्या है इसकी मात्रा, हीमोग्लोबिन की 15 ग्राम पर डेसीलीटर, 15 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना होना हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है। अब एक बात और, अगर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो क्या होगा? एक रोग होता है बेटा, एनीमिया, रक्त की कमी। वो रक्त की कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अच्छा, एक और बात, खास बात है, क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर किसी लेडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसकी जनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी महिला में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसकी जनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखिए, प्रश्न आ गया, प्रश्न आ गया। नॉर्मली मैं बात करूं कि जो महिलाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होने से मासिक धर्म में अनियमितताएं आ जाएंगी, ठीक है, लिख लीजिएगा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होने से मासिक धर्म में, मासिक चक्र में अनियमितताएं आती हैं। अब उन अनियमितताओं के कारण ही उनमें अंडाणु जो है वो समय पर नहीं बन पाते, जिसके कारण महिलाएं जो है वो बाध्य प्रकृति की हो जाती है, यानी कि वो अपनी संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो जाती हैं, ठीक है। एक तो होता है सक्षम, कैपेबल, और एक अनकैपेबल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब काम क्या है, काम क्या है? नॉर्मली मैं आप लोगों को बात बताऊं तो हीमोग्लोबिन जो है, अगर जब इसका विघटन होता है, आरबीसी का जब विघटन है, तो हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन वाला भाग है, ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन में, इसको किस में तोड़ा जाता है? अमाइनो अम्ल में, ठीक है ना। अमाइनो अम्ल क्या है? अमीनो एसिड्स क्या है बेटा? प्रोटीन निर्माण की इकाई है, ओके, ओके, ठीक है, क्लियर है। यहां तक हो गया आप लोगों का आरबीसी पूरा। अब हम थोड़ा सा माइग्रेट करते हैं डब्ल्यूबीसी की तरफ, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं की तरफ। क्लियर है ना? क्लियर है, ओके। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली डब्ल्यूबीसी के बारे में। आपके मैंने यहाँ पर 3 स्टार दिया है क्योंकि ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने आप में काफी क्वेश्चंस लेके आता है। क्यों? क्योंकि इसका डिवीजन इतना वाइड है, इसका डिवीजन, इसका जो हम लोगों ने जिसको विभाजित कर रखा है। अब डब्ल्यूबीसी अगर हम लोग बात करें तो इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स, एक कणयुक्त, अकणयुक्त, फिर कणयुक्त में 3 आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है। फिर अकणयुक्त में आप लोगों के लिम्फोसाइट्स आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे। अब लिम्फोसाइट्स की फिर कैटेगरी आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा है डब्ल्यूबीसी, अपने आप में एक वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून में बेटा दूसरी कोशिका है, क्लियर है। जो सबसे पहली बात, न्यूक्लिएटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है पहला। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंग्लिश लिखा है क्योंकि हिंदी के साथ बेटा इंग्लिश अगर पढ़ने की आदत डालोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्लियर है। अब न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक युक्त, केंद्रक युक्त, यानी ये जो कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फिर एक कलरलेस, कलरलेस होता है बेटा रंगहीन। अब रंगहीन श्वेत रुधिर कणिका है, ऑब्वियसली बात है रंग होगा, रंग नहीं होगा, क्लियर है। फिर बात करें इनकी संख्या कितनी है सर, संख्या कितनी है? जनरली अगर हम लोग बात करें तो 7000 प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है, 7000 प्रति घन मिलीमीटर। हाँ, एक और बात याद रखने की है,
कि आपके ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है वो सुनिएगा। लगभग 600 आरबीसी के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी होती है, यानी कि 600 अनुपात 1। लगभग 600 आरबीसी के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी होती है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, बहुत डिफरेंस होता है रेशो में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 52-55 लाख है और ये क्या है 7000, ठीक है। तो 600 के ऊपर एक डब्ल्यूबीसी है, ओके, क्लियर है, लगभग 600 के ऊपर, तो इतना इसमें रेशो होता है। सर ऐसा क्या है, ये क्यों है बेटा? इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट और ये पावरफुल है एज कंपेयर टू आरबीसी। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन बताता हूं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम कर रही है ये, ठीक है। अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब डब्ल्यूबीसी का यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या है, निर्माण की कहाँ बनती है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी जो है या ब्लड की जितनी कोशिकाएं उनका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा, क्योंकि इस चैप्टर में आगे आएंगे तो मैं बोन मैरो ही कन्विंस करूंगा आपसे, ठीक है। और या फिर इनका निर्माण लसिका ऊतक। बेटा लसिका ऊतक मैं आप लोगों को बताऊं, आपकी बॉडी में 6 लाइटिक पेयर पैचेस होते हैं, 2 यहाँ पर हैं आपके, 2 यहाँ पर होते हैं और 2 आपके लोअर लिम्स के पास में, ठीक है। लसिका ऊतक, लसिका मतलब जो किसी भी को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, किसी भी एंटीजन को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में और लसिका ऊतकों में, ठीक है। डिग्रेड वही लिवर में हो रही है, इसीलिए लिवर को, यकृत को लिख लीजिएगा, लिवर को आरबीसी का कब्रिस्तान और डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। कब्रिस्तान मतलब अगर हम लोग बात करें तो मुर्दे को दफनाया जाता है, सेम ऐसा ही लिवर के अंदर आप लोगों की जो डेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो मरी हुई मृत कोशिकाएं हैं, उन मृत कोशिकाओं को दफनाया जाता है। दफनाना मतलब उनका अपघटन किया जाता है, क्लियर है, ओके। बात करते हैं उनकी जीवन अवधि की, तो जीवन अवधि जो 4 से 5 दिन, यानी कि हर 5 दिन में आपकी बॉडी में नई डब्ल्यूबीसी जनरेट होती है, ठीक है। मेन विशेष इसका लक्षण क्या होता है? अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। इनमें जो गति अमीबा की तरह, यानी ये क्या कर रही है, सुनना मेरी बात, अमीबा क्या है? अगर आप लोगों ने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ाओ तो अमीबा क्या है कि नॉर्मली सिग्नल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, ठीक है, रसायन अनुवर्तन गति होती है। अब ये क्या बोला है सर? रसायनोवर्धन मतलब अमीबा जो फूड पार्टिकल की स्मेल लेकर उसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, सेम ऐसी गति ये करती है। ये किसके अगेंस्ट आती है? ये कोई भी एंटीजन है, उस एंटीजन को ट्रैप करने के लिए उसकी तरफ मूव करती है, ठीक है ना। तो ये रसायनोवर्तनी गति ये भी दर्शाती है, क्लियर है, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी के, नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं इसके डिवीजन की, डब्ल्यूबीसी के डिवीजन की, डब्ल्यूबीसी को या ल्यूकोसाइट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का जो डिवीजन है, मैंने आरबीसी को पूरा रख कर दिया, डब्ल्यूबीसी को यहाँ से रख कर दिया, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को मेजरली अगर मुख्य रूप से हम लोग बताएं तो मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है कणिका में या कणिका युक्त, और एक होती है दूसरी अकणिका में, ठीक है, या कणिका रहित, ओके, अकणिका में या कणिका रहित, कणिका रहित, ओके, क्लियर है, क्लियर है। कणिका में तो आप लोग क्या बोलते हो? ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हो? ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, अकणिका रहित तो आप लोग क्या बोलते हो? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी इनमें कण नहीं होते हैं। काफी बार ये टर्म्स ऐसी होती हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आती हैं। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स कणिका में को भी बेटा आगे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बात करते हैं हम लोग। पहला है आपका न्यूट्रोफिल्स, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हूं, आप लोगों की बुक में हिंदी में है, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर है आपका इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है। फिर आता है आपका बेसोफिल, क्या आता है? बेसोफिल, ओके। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, क्लियर है। अब न्यूट्रोफिल कणिका में जो है बेटा, इनकी बात करें हम लोग पहले डिटेल में, फिर है कणिका में को समझेंगे। तो ये क्या है कि इनका जो साइटोप्लाज्म है, मेन बात, इनको नाम क्यों दिया गया? सुनना मेरी बात,
इनका जो साइटोप्लाज्म है, इनका जो कोशिका द्रव है, क्या है? कोशिका द्रव। क्या बेटा? कोशिका द्रव। ओके, क्या है आप लोगों के? इनका कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में बेटा कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? कण पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, इनके कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं बेटा? कण पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब एक और बात, इनका जो केंद्रक है वो बहुरूपता दर्शाता है। बहुरूपता यानी एक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, एक फॉर्म में एक जैसा केंद्रक नहीं है, अपना रूप चेंज कर लेता है, इसीलिए इनको बहुरूपी कणिका में कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, या बहुरूपी या बहुकेंद्रक रूपी, बहुकेंद्रक रूपी लिखते हैं। ठीक है ना, बहुकेंद्रक रूपी। तो इनका दूसरा नाम क्या है? पॉलीमॉर्फो। मॉर्फो होता है बेटा रूप, पॉलीमॉर्फो। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अच्छा, इनकी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है वो सुनिएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है PMNL, काफी बार आता है PMNL वर्ड। तो PMNL बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, PMNL किसको बोला जाता है? ग्रेन्युलोसाइट्स को बोला जाता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इसको कलर देने के बेस के आधार पर, अब आगे देखिए इसका डिवीजन। इसको डिवाइड किसके बेस पर किया? कलर या डाइज के बेस पर किया, यानी जिन डाइज से इनको अभिरंजित किया जाता है, जो कलर इनको दिया जाता है, उस कलर के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रो मतलब ये एसिड और बेस, यानी कि एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं। क्लियर है? एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं। ओके, और इनका जो कलर होता है, अब ये जब डाई से कलर किया तो ये कैसे कलर की दिखाई देती है? पर्पल और ब्लूइश कलर, पर्पल बैंगनी या फिर नीले रंग की दिखाई देंगी। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? बैंगनी या फिर नीले रंग की दिखाई देती हैं। ओके, गॉट इट? अब बात करते हैं आगे। इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स, इसीलिए इनको उदासीन रंजी, ठीक है, यानी न्यूट्रोफिलिक सेल्स भी बोलते हैं, इसीलिए इनको उदासीन रंजी, क्या? उदासीन रंजी यानी न्यूट्रोफिलिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिक सेल्स भी बोलते हैं। ओके ओके, अब सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। बेटा न्यूट्रोफिल्स जो है, ठीक है, हम लोगों ने बोला कि ये उदासीन डाई जो है, यानी कि एसिड और बेस दोनों डाई से क्या कर रही है? दोनों कलर ले रही है। ठीक है ना, उनसे रिएक्ट कर रही है, तो ये उदासीन रंजी भी बोलते हैं। अब मैंने बोला कि ये बहुरूपता, केंद्रक बहुरूपता दर्शाते हैं। बेटा न्यूट्रोसाइट्स जो है, इनका जो केंद्रक है, इसके केंद्रक में 2 से 7 पिंड, एक वर्ड लिखा हुआ पिंड, पिंड मतलब लोब्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसका केंद्रक जो है वो इस तरीके से मल्टी लोब्ड होता है। केंद्रक क्या होता है? मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, एक और बात कि ये मात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें इनकी जो सेल वॉल है, जो इनकी भित्ति है, ठीक है, इस भित्ति के आर पार क्या जा सकते हैं? आपके जीवाणु वगैरह इनकी भित्ति के आर पार, यानी कि जो परजीवी वगैरह है वो इनकी भित्ति के आर पार जा सकते हैं। और इस कैटेगरी को, इस गुण को बेटा बोलते हैं कोशिका पारण। कोशिका पारण, ठीक है। डाइपेडेसिस, काफी बार वर्ड आता है डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस मतलब जो इनकी सेल्स हैं, इस सेल्स की भित्ति से आर या पार काफी बार क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल से हो या फिर जो आप लोगों के पैथोजन वगैरह है वो जा सकते हैं, इसे बोलते हैं क्या? डाइपेडेसिस। ठीक है, और लगभग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, WBC में ये 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। क्लियर है? अगला आता है आप लोगों के पास इओसिनोफिल्स। बेटा थोड़ा सा लंबा लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी बार ये वर्ड आता है इओसिनोफिल्स। इओसिन बेटा क्या है? ये आपके एसिडिक डाई जो है आप लोगों की इओसिन रेड, एसिडिक डाई है आप लोगों की इओसिन रेड, उससे अभिरंजित होते हैं, उससे क्रिया करते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं बेटा? लाल रंग के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बेटा? ऑलमोस्ट लाल रंग के दिखाई देते हैं, लाल या गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड यानी कि द्विपिंडकीय
द्विपिंड की मतलब बाइलोब्ड न्यूक्लियस है इनके अंदर, क्लियर है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ओके, अब एक और बात सुनना मेरी बात, जब पराजीवी संक्रमण या पराजीवी संक्रमण होता है यानी कि एलर्जी वगैरह के टाइम पर, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जब आपकी बॉडी में एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, एलर्जी क्या है, एक्सर्गोनिक सिम्टम्स है कि हमारी बॉडी किसी के अगेंस्ट ऐसी प्रतिक्रिया करती है, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट प्रतिक्रिया करनी है, ठीक है, तो एक्सर्गोनिक सिम्टम्स है एलर्जी आप लोगों का। तो ये क्या करता है, इओसिनोफिल्स जो है इसकी जो संख्या है, इसका जो नंबर है वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा, किसके कारण, एलर्जी के टाइम, किस समय, एलर्जी के समय। क्यों, क्योंकि इनमें एंटी हिस्टामिन गुण पाया जाता है, एंटी हिस्टामिन। अच्छा, एलर्जी के समय जो हिस्टामिन है, एलर्जी के समय जो आपकी मास्ट कोशिकाएं हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इम्यूनोलॉजी में पूरा पढ़ेंगे, जो आपकी मास्ट सेल है वो हिस्टामिन रिलीज करती है, जिससे आपकी बॉडी में एलर्जी यानी कि रैशेस वगैरह होते हैं, दाने वगैरह हो जाते हैं, क्लियर है। तो ये क्या करती है, ये एंटी हिस्टामिन रिलीज करती है, एलर्जी को दबाती है, ठीक है, एलर्जिक सिम्टम्स को क्या करती है, दबाती है, उनको ठीक करने में मदद करती है। तो एलर्जी इनमें एंटी हिस्टामिन क्या होता है, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, और इसके कारण एलर्जी के समय इओसिनोफिल्स का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर हम लोग बात करें WBC में तो इनका नंबर कितना है, 2.5%, 2.5% इनकी संख्या होती है। फिर आता है आपका बेसोफिल्स, बेटा ये बेसिक डाई, ओके, ये बेसिक डाई कौन सी होती है आपकी, मिथाइलिन ब्लू वगैरह है उनसे अभिरंजित होते हैं, क्लियर है, बेसिक डाई से मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। और डाई कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई है, तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्लियर है। और इनके केंद्रक में 2 से 3 पिंड, यानी कि केंद्रक जो है उसमें इस तरीके से ऐसी संरचनाएं पाई जाती है केंद्रक की, ठीक है, 2 से 3 पिंडक संरचना होती है, क्लियर है। और ये लगभग पूरे WBC का 0.5% भाग होते हैं, गॉट इट। अब आते हैं आप लोगों के कणिका रहित, कणिका रहित, ठीक है, कणिका रहित यानी जिनमें कोई कण नहीं है, जिनमें कोई कण नहीं है। अच्छा, इनमें केंद्रक एकरूपता होती है, इनमें केंद्रक एकरूपता होती है, यानी कि एक केंद्र की होते हैं, एक केंद्र की एकरूपता है, तो इसे आप लोग मोनोन्यूक्लियोसाइड्स भी बोलते हो, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोसाइड्स भी बोलते हो, क्लियर है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ओके, MNL, इसे PMNL बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है बेटा, MNL, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। अब बात करते हैं आगे, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहला है एक केंद्र काणु, पहला है आप लोगों का एक केंद्र काणु, मोनोसाइट्स, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें कितने केंद्रक होंगे, एक केंद्रक होंगे, ठीक है, बड़े आकार की कोशिकाएं हैं, इनका व्यास जो है, इनका डायमीटर जो है वो 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। कितना होता है बेटा इनका व्यास, 12 से 15 माइक्रोमीटर तक इनका क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, इनमें एक बहुत ही बड़ा वृहद केंद्रक होता है, वृहद केंद्रक, क्या होता है, वृहद केंद्रक, क्या होता है बेटा, वृहद केंद्रक, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसी प्रकृति के होते हैं बेटा, ये भक्षणकारी प्रकृति के होते हैं, वर्ड है भक्षणकारी। अब हिंदी में मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि नॉर्मली बेटा वर्ड टिपिकल होते हैं, शब्द जो है बहुत टिपिकल होते हैं। अब टिपिकल होने का मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये इतना बड़ा शब्द आप लोग याद कर सकते हो, कैसे करोगे, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ो तो ये फैगोसाइटिक प्रकृति के होते हैं, फैगो किसी को भी भक्षण करना, साइटिक मतलब भक्षण करके मार देना, ठीक है, तो ये कैसी प्रकृति के हैं, भक्षणकारी प्रकृति के हैं, यानी किसी भी एंटीजन को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, क्लियर है, क्लियर है। और इनमें बड़े आकार के केंद्रक होते हैं, इसलिए इनको वृहद केंद्रकाणु भी बोलते हैं, वृहद पक्षकाणु भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें आप लोगों के मैक्रोफेजेस वृहद पक्षकाणु, जिसका आकार कितना होता है, 80 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं ऐसे उत्पन्न पाई जाती है जब बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस, मैक्रो लार्ज, फेजेस मतलब भक्षण करने वाली, बड़े पक्षकाणु, वृहद पक्षकाणु भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब ये कहां आती है, ये नॉर्मली
जब फैगोसाइटोसिस की क्रिया होनी है, जब भक्षण की क्रिया होनी है, तो बेटा याद रखिएगा ये ब्लड से, कहां से, ब्लड से आपके ऊतक में यानी कि टिश्यू में माइग्रेट कर जाती है, टिश्यू में आ जाती है। क्लियर है ना? ब्लड से किस में आ जाती है? टिश्यू में आ जाती है। ओके, क्लियर है? ओके, अब आगे इसका एक और फंक्शन क्या है वो सुनिएगा। ब्लड से कहां गई? टिश्यू में आ गई। एक और बात बेटा, ये जो आपके मैक्रो फैगोसाइटोसिस है यानी कि मोनोसाइट्स जो हैं, ये मोनोसाइट्स जो हैं ये आपके न्यूट्रोफिल्स, एक केंद्रकाणु जो है ये न्यूट्रोफिल्स के साथ में मिलकर बेटा एक भक्षकाणु प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है जो आपके इम्यून सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, और पूरे ब्लड सेल में इसका नॉर्मली WBC का 0.5% भाग में ही होती है। ओके, अब बात करें, अगला आता है इसका कौन सा? ल्यूकोसाइट्स का। नेक्स्ट आता है एक ग्रेन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या आती है? लिम्फोसाइट, जिसे आप लोग लसीकाणु भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लसीकाणु। नॉर्मली इनका काम पता है क्या है? किसी भी पैथोजन की एंट्री को क्या करना? ब्लॉक करना, उसको रोकना। ठीक है, तो लसीकाणु जो है ये क्या करते हैं? अंडाकार नॉर्मली, चलो मैं इधर समझाता हूँ लसीकाणु को। लिम्फोसाइट्स की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इधर लेते हैं, उधर थोड़ा डार्क में चला जाएगा। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है इनका जो केंद्रक है वो गोलाकार होता है। गोलाकार एक केंद्रक की होती है। ठीक है, गोलाकार या अंडे के आकार का इनका केंद्रक होता है। जनरली ये कहाँ होती है? इनके केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव में छल्ले के रूप में या फिर एक अल्प मात्रा में होता है, बहुत न्यून केंद्रक है। ठीक है, ओके, अब है कि ये ऐसे वसिका उत्कोण पाए जाते हैं जहां प्रतिरक्षा तंत्र होता है। जनरली मैं बात करूं, लिम्फोसाइट्स को बेटा दो भागों में बांटा गया है। सुनना मेरी बात, हालांकि आपके इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा तंत्र में दोबारा आएंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी और टी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनिएगा। बी लिम्फोसाइट जो है इनका फॉर्मेशन तो बेटा बोन मैरो में है, यानी अस्थि मज्जा में हो रहा है। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन भी किसमें हो रहा है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन दोनों का, यानी कि दोनों की उत्पत्ति कहां हो रही है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, बोन मैरो में होता है। ओके, अब एक और बात, लेकिन 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 टी लिम्फोसाइट जन्म लेने के बाद मैच्योर होने के लिए यानी परिपक्वन के लिए ये थाइमस में चले जाते हैं। अब थाइमस का है बेटा? थायराइड ग्रंथि के नीचे, यहां पर एक ऑर्गन होता है थाइमस, इसके बैक में। ठीक है, थाइमस में चले जाते हैं। अच्छा, थाइमस में परिपक्वन होने के कारण इनका नाम क्या दिया गया? टी लिम्फोसाइट्स दिया गया। क्लियर है? क्लियर है? और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनका लगभग जीवन काल जो होता है 2 दिन से लेकर 100 दिनों तक होता है, यानी इनका जो जीवन काल है वो 2 से 100 दिनों तक होता है। ओके, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, गॉट इट? और ये कुल श्वेताणुओं की यानी कि जो WBC है उसका लगभग 30% भाग बनाती है। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट को भी आगे 2 भागों में बांटा गया। बी बोन मैरो में बन रही है, इसको प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। हालांकि इनके फंक्शन आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे जब आप लोगों को एलर्जी वगैरह पूरा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, सेल मीडिएटेड कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा वगैरह पूरा पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा डिटेल में। जो प्लाज्मा बी सेल है, प्लाज्मा बी कोशिका है, वो जैसे ही कोई पैथोजन, कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आया, भाई कोई भी संक्रमण हुआ, उसके अगेंस्ट प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। तो ये प्लाज्मा बी सेल क्या करती है? एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। क्लियर है? क्लियर है? यानी ये क्या करेगी? भाई लड़ने को तैयार है, सोल्जर, सिपाही है। गॉट इट? ओके, तो मेमोरी बी सेल, एमबी सेल्स क्या होती है? मेमोरी बी सेल्स एक तो टीबी सेल्स होती है और एक एमबी सेल है, मेमोरी बी सेल है। ठीक है, मेमोरी बी सेल क्या करेंगी? अगर वो पैथोजन कोई भी आता है तो उसको एक मेमोरी, उसकी स्मृति तैयार करती है कि इन फ्यूचर दोबारा जब वो आपकी बॉडी में इंफेक्शन करता है तो ये उससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाए। ठीक है, तो मेमोरी बी सेल्स जो है वो क्या करती है? मेमोरी जनरेट करती है। अब टी सेल्स 2 प्रकार की होती है, टी एच सेल और टीसी सेल। टीसी सेल को आप लोग साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल बोलते हो। ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हो, जो क्या कर रही है? नॉर्मली एंटीजन आ रहा है, उसको किल करके उसको मार के भगा रही है। लेकिन
बात कर रहे हैं आगे। जो टीएच सेल है बेटा वो मेमोरी जनरेट करती है, यानी कि वो टीसी सेल को क्या करती है, गाइडलाइन दे रही है उसको, क्या कर रही है नॉर्मली उसको, कि मैं आप लोगों को बताऊं नॉर्मली क्या करती है, टीसी सेल्स क्या करती है, टीएच सेल्स क्या करते हैं, टीसी सेल्स को गाइडलाइन देती है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके। अब बात कर रहे हैं आगे, लास्ट आता है आप लोगों का प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। ये बहुत छोटे होते हैं, यानी इनका जो व्यास है वो कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। आकृति कोई निश्चित नहीं है, एनिमेट आकृति के होते हैं। एन्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक रहित, केंद्रक रहित, इनमें भी कोई केंद्रक नहीं है। जीवन काल कितना है बेटा, 5 से 7 दिन का जीवन काल है, ओके। जीवन काल कितना होता है, 5 से 7 दिन का, क्लियर है। और इनका जो निर्माण है वो भी क्या होता है, बोन मैरो में हो रहा है। और इनका जो डिग्रेडेशन है, यानी कि इनका जो मरने के बाद ये जो प्लेटलेट्स है इनको भी कहाँ अवशोषित किया जाता है, लिवर में और स्प्लीन के अंदर अवशोषित किया जाता है। मेन काम क्या है इसका, मेन काम आपके हृदय का थक्का निर्माण होता है, हृदय का थक्का निर्माण होता है। और डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, हमारी बॉडी को एंटीजन से सुरक्षित रखना। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके, थैंक यू।